नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो 72 जो बीपीएससी है 2026 में वो जुलाई में होने वाली है और आपका जो है टाइमिंग अब स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे आपको 72 बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो जो भी स्टूडेंट जो है जो एक्टिव हैं और जो एक्टिवनेस के साथ जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा 72 जो बीपीएससी परीक्षा है उसकी रणनीति पर थोड़ा विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो ये विचार होगा कि भाई जो विषयवार जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितना आता है, क्योंकि देखिए जब तक आप अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो आज की डेट में जो है सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी एक अपनी एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर डिस्कशन होगा। सेकंड नंबर कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी भी अपने क्वेश्चन पेपर में बदलाव कर रही है। तो जहां पहले लेंथी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब उसने थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है और एक जो कंसेप्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछना उसने शुरू किया है। तो किस तरीके से क्वेश्चनों का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, तो इस पर भी हमारा डिस्कशन होगा। और एक सबसे अहम बात कि बीपीएससी ने इस बार एक बदलाव किया है कि जो ई ऑप्शन है, फिर से बीपीएससी ई ऑप्शन को लेके आ चुका है। तो कुल मिलाकर इन्हीं सभी जो पॉइंट्स हैं इन पर हमारा डिस्कशन होगा। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखिए, अगर हम विषयवार वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन आपका बीपीएससी में कहाँ से पूछा जाता है, भाई करंट अफेयर्स है। वहाँ से आप देखोगे कि लगभग करंट अफेयर्स से आपके जो है लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन या 30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में जो मेजर अगर पोर्शन की बात करें तो मेजर जो वेटेज है, तो मेजर वेटेज जो है वो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का है, यानी कि जो समसामयिकी है। लगभग आपके 30 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब हमें करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस करके चलना है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो जैसे हम सामान्य विज्ञान की बात करें, जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं, तो लगभग वहां से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इतिहास की बात करें तो वहां से भी आपके लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। और फिर आपका बिहार स्पेशल है, और बिहार स्पेशल को देखें तो यहाँ से लगभग आपका 20 क्वेश्चन आता है। तो ये आपके मेजर पोर्शन है, यानी कि इसके साथ कोई भी कंप्रोमाइजिंग आपका नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो जो जो बीपीएससी का जो ट्रेंड है वो इसी टाइप का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आयोग कोई बदलाव नहीं कर सकता, कर भी सकता है। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि आयोगों ने कई बार अपने बदलाव किए भी हैं। तो हालांकि सब्जेक्ट तो आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड यही है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका समसामयिकी, सामान्य विज्ञान, इतिहास और बिहार स्पेशल से आता है। लगभग ये आपका 100 क्वेश्चन बन जाता है। अब टोटल आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है 150, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/3 की है। अब दूसरे सब्जेक्ट देखें, जैसे कि अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स में किन टॉपिकों पे हमें फोकस करना है। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन से टॉपिक, बायोलॉजी में कौन से टॉपिक है, फिजिक्स में कौन से टॉपिक हैं, आपके रसायन विज्ञान में कौन से टॉपिक है, हमें कौन कौन से तैयार करने चाहिए, किस पर हमारा फोकस हो। तो उस पर भी हम आएंगे। अभी देखिए लगभग राज्यवस्था की बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से हैं। अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल से भी लगभग 15 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ से, यानी कि इकोनॉमिक की बात करें तो लगभग
हम कह सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन है। ओके, और फिर एक आपका गणित के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से बन जाते हैं। तो लगभग ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा आपको, सबसे पहले तो आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि इन पे बहुत अच्छे से फोकस करें। उसके बाद इन पर भी आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में बदलाव ला दे और राज्यवस्था मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं, इसी के मान लीजिए 25 क्वेश्चन दे दे, 30 क्वेश्चन दे दे। तो ये आयोग की विवेकाधीन शक्ति होती है और आयोग ऐसा कर सकता है। ओके, अब देखिए विषयवार तरीके से देखें। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, फिर 70 में जो है री एग्जामिनेशन हुआ था 71। तो आप खुद देखिए कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास है। तो इतिहास में लगभग आपके क्वेश्चन लगभग एवरेजन अगर हम देखें तो वही लगभग 25 क्वेश्चन है। फिर कब कब कितने कितने आए क्वेश्चन वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ लगभग आपके 15 क्वेश्चन है एवरेजन। संविधान व राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी आपका एवरेजन 15 क्वेश्चन है, और ये आपका ईयर्स वाइज दिया है कि कब कितना क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री में अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो एवरेजन हम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान का आप वेटेज देखिए कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग एवरेजन 25 क्वेश्चन के आसपास है। ये कभी 27-28 भी है, तो एक एवरेज हम 25 मान लेते हैं। बिहार स्पेशल लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है, ये 20 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी आ सकते हैं। समसामयिकी का वेटेज देखिए आपका लगभग ये 30 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, तो सबसे बड़ा पोर्शन यही है। तो करंट अफेयर्स को आपको ज्यादा फोकस करके चलना है, और ऐसा भी नहीं है कि 30 ही आएंगे। आने के लिए तो ये आपके 20 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं और 35 भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि समसामयिकी यानी कि जो करंट अफेयर्स है इसका जो है रोल काफी बड़ा है। गणित में आप देखोगे तो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास है। तो इसका मतलब जहां से मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है उस पोर्शन को अच्छे से करिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप राज्यव्यवस्था को छोड़ दें, अर्थशास्त्र को छोड़ दें, या ज्योग्राफी को छोड़ दें, ठीक है, या गणित को छोड़ दें, उनको भी आपको तैयार करके चलना है। टारगेट वही है, आप अपना टारगेट लगभग 100 क्वेश्चन का बना के चलें। ये कन्फर्म है कि बीपीएससी आसान पेपर तो देगा नहीं, क्योंकि आप 3 से 4 सालों का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो उसने आसान क्वेश्चन दिया भी नहीं है, हालांकि उसने अपने क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाया है। तो अगर मान लीजिए कि भाई लगभग थोड़ा बहुत हल्का क्वेश्चन आया तो मेरिट जो आपकी लगभग जो 90 के आसपास जाती है वो 95 पे हो जाएगी, और हार्ड पेपर आया तो वो लगभग 85 के आसपास चली जाएगी। ओके, तो टारगेट यही होना चाहिए कि आप 100 क्रॉस करें, ठीक है। तो ये टारगेट आपका, आप उसको आप जो है रखें। अब विषयवार अगर हम देखें तो आप देखो विषयवार देखिए, अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत की तो एक यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। जैसे मोस्टली अगर आप देखोगे पिछली बार का हम 71 में देखें तो यहां पर देखिए 4 क्वेश्चन है, यहां पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लास्ट टाइम आप देखोगे तो जो समाचार पत्र हैं, पुस्तकें, यहां से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। प्रमुख व्यक्तित्व यहां से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर आपका यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां यहां से क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये ट्रेंड को देखने का प्रयास करें कि भाई हिस्ट्री में जो लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं वो किन टॉपिकों से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये ट्रेंड में पहले नहीं था, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हालांकि समाचार पत्र और पुस्तकें जो हैं यहाँ से ट्रेंड में पहले भी क्वेश्चन आते रहे, और आपने देखा कि पिछली बार भी आए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके देखिएगा, ठीक है, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाइएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करके चलना है। तो ये आपके सामने है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो मिडविल की बात करते हैं हिस्ट्री की, तो ये एक विषय बार दिया हुआ है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए।
हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछा गया, लगभग 3 के आसपास 71 में पूछा गया। जैसे यहाँ पर लोधी वंश है, एक क्वेश्चन आया वहां पर, फिर मुगल काल है, एक क्वेश्चन बना, और फिर यहाँ पर मध्यकालीन व्यक्तित्व है, एक क्वेश्चन बना। तो मोस्टली देखा जाए तो अगर हम एक एवरेजन देखें तो मुगल काल से क्वेश्चन यहाँ से बना है और लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में आप देखोगे तो वैदिक काल से 71 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और फिर उसके बाद महाजनपद काल से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी मौर्य काल से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा है, फिर आपका संगम काल से। तो ये डिवाइड कर लें, हिस्ट्री को भी देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखिए। जैसे आपने देखा होगा कि ये सामाजिक व धार्मिक आंदोलन बेशक पिछली बार नहीं पूछा, लेकिन मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहा है। ओके, अब अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, मैं अगर साइंस की बात करूं तो साइंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, और आपका जीव विज्ञान है। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मोस्टली जैसे गति व बल है, टॉपिक कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, 3 क्वेश्चन है। यहाँ से ऊष्मा व ऊर्जा है, लगभग 71 में 2 क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद विद्युत और रेडियो धर्मिता है, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन है। तो यानी कि जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है, उसके लिए साइंस बड़ी दिक्कत करती है। तो आप टॉपिक को डिवाइड करिए और टॉपिक को डिवाइड करके देखिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर एक रणनीति आपकी ये भी होनी चाहिए कि जो जो टॉपिक आपके कमजोर हैं उन टॉपिकों को अभी भी आप अच्छे से कर सकते हैं। मैं अगर आगे की बात करूं तो जैसे आप रसायन विज्ञान को देखो, तो रसायन विज्ञान में देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक यौगिक एवं उपयोग। यहाँ हर साल क्वेश्चन पूछे गए। पिछली बार तो आप 71 में देखो 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब इस टॉपिक को अच्छे से करिए। ठीक है, तो ये आप विषयवार इसको देखिए कि भाई केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी लगभग आप देखोगे 50-55 दिन का टाइम आपके पास है, लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 60 दिन के आसपास अभी आपके बचे हुए हैं। ठीक है, हम लगभग 50-55 दिन हम कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आप देखोगे लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग 7-8 या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर पोषण है, विटामिन, खनिज आदि, यहाँ से 3 क्वेश्चन है। आनुवांशिकी से 2 क्वेश्चन है। यहाँ से आप रोग व उनके कारण। और वैसे भी देखा जाए तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। आप वैसे भी कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है, किस पोषण की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो बड़े सामान्य क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे पीटी आप पॉलिटी की बात करें तो देखिए पॉलिटी से लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास है, लेकिन ऐसा भी नहीं है अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो मुख्यतः क्वेश्चन हो जाते हैं। बीपीएससी कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे मोस्टली आप देखोगे ये कार्यपालिका का टॉपिक है, 2 क्वेश्चन है। विधायिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। फिर यहाँ से पंचायती राज से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ये टॉपिक संशोधन है, अनुच्छेद है, कभी कभी यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आप देखो कि टॉपिकों का डिवाइडेशन देखो और ये देखो कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपी हैं, ठीक है। तो ये डिवाइडेशन करिए और उसके आधार पर फिर आप अपने आप को चेक करिए। ऐसे ही भारत एवं विश्व का भूगोल है, आप देखो तो एक कैटेगरी दिया हुआ है कि लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, जैसे सबसे ज्यादा भू आकृति है, यहाँ से क्वेश्चन है। फिर आपका महासागर जल है, यहाँ से क्वेश्चन है, आप देखो। तो ये थोड़ा सा आप इसको चेक करिए और फिर एक रणनीति बनाइए। नदियों से क्वेश्चन है, कृषि से क्वेश्चन है। जो 71 की अगर मैं बात करूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर विषयवार तरीके से देखोगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन की जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसी को हम एक तरीके से स्ट्रेटजी कहते हैं
यही तरीका होता है सिलेक्शन का। अब देखिए यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, कॉमनली देखा जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 5, 6, 7, 8 इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर भी अगर आप देखोगे तो मुख्यतः टॉपिक कौन से इंपोर्टेंट है, जैसे आप देखोगे ये काफी आर्थिक सर्वेक्षण बजट काफी इंपोर्टेंट रहा, करंट से भी जुड़ जाता है। फिर आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग है। ओके, तो ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट रहा है, यहाँ से भी मुद्रा व बैंकिंग से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। फिर विदेशी आपका जो विविध है करंट अफेयर से जोड़ कर होगा। देन बिहार स्पेशल है, यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो देखो बिहार इतिहास आप पढ़ो अच्छे से, 8 क्वेश्चन लगभग, अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बिहार भूगोल है, इन दोनों से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और समसामयिकी है बिहार का होगा, वहां से क्वेश्चन आ गया। आर्थिक सर्वेक्षण बजट हो गया। तो बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल जो है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है और आते भी रहे हैं। फिर समसामयिकी देखिए कि भाई करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है, लगभग 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इतने भी आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, यहाँ से देखो पुरस्कार व सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सूचकांक व रिपोर्ट है, अच्छे से तैयार करो। फिर आपका जो है योजनाएं व नीतियां हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़ जाती है, अच्छे से तैयार करो। बैठक और सम्मेलन है, ब्रिक्स का सम्मेलन, आसियान का सम्मेलन, ये वगैरह वगैरह सम्मेलन। और फिर विविध है अपने आप में, तो डिवाइड करके देखो कि कहाँ से क्या क्या बन रहा है। तो देन इसके हिसाब से आप जो है चीजों को समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से कितना कितना वेटेज है। तो आई थिंक समझ में। अब जैसे गणित है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन लगभग बनी जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर टॉपिक की बात अगर हम करें, जैसे सांख्यिकी है, यहाँ देखो स्टैटिक्स है। ये जो स्टैटिक्स है पिछली बार आप देखोगे 10 क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है, लगभग। और मोस्टली अगर पूरा का पूरा ग्राफ देखो तो अगर गणित के क्वेश्चन करना चाहते हो तो जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसी पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि और चीजें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसी को तैयार कर लो सही ढंग से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो स्टैटिक्स है वहीं से बन रहा है। ओके, अब एक चीज देखिए कि भाई इस टाइम दृष्टि का जो है ऑफर है, और ये ऑफर 27 से 30 मई का है। जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो आईएएस के हैं चाहे पीसीएस के हैं, मतलब कहने का मतलब है उन सब पर 50% का ऑफर चल रहा है। तो जो भी फायदा उठाना चाहें वो इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पर, चाहे वो आईएएस का है, पीसीएस का है या जुडिशरी का है, जो भी है। इसके अलावा जैसे स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन जितने भी आपके जो है कोर्सेज हैं उन सब पर 50% का ऑफ है। तो जो भी स्टूडेंट है फायदा उठाना चाहे उठा सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, लाइव ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, और यहाँ पर आप फोन मिला के बात कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है प्रश्नों की प्रगति में बड़ा बदलाव। अब हमें कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को देखना होगा, क्योंकि जब हम पिछले क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं तो हमें उससे समझ में आता है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें उतनी डेप्थ के साथ पढ़ना भी पड़ता है। तो प्रश्नों की प्रगति में बड़ा बदलाव है, और यूपीएससी की तर्ज पर बहुकथनी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कथन 1, कथन 2 स्टेटमेंट वाइज है, पहले ऐसा नहीं आता था, लेकिन अब तो पूछा जा रहा है। देखो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आप ऐसे समझो, ये 70 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसी टॉपिक से 71 बीपीएससी में पूछा गया है। आप देखो कि 3-4 साल का पेपर उठा के देखो, बीपीएससी ने हर साल अपना लेवल को बढ़ाया है, ठीक है। तो इसका मतलब वो लेवल अच्छा चाह रहा है, राइट। तो हमें उतनी गहराई के साथ तैयारी भी अपनी करनी होगी, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पहले मेरिट जो है 100 से ऊपर जाती थी, अब लगभग जो है आपकी जो मेरिट है वो जो है 100 से नीचे ही है। तो उसका कारण क्या है कि भाई जैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा है उस हिसाब से मेरिट डाउन भी हुई है। और मे बी ये 100% श्योर है कि बीपीएससी अपने लेवल को बढ़ाएगा, इस बार भी लेवल वो अच्छा रखेगा।
तो अब देखना, एक ब्रिटिश नागरिक है जो कि भारत में रह रहा है और किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो तो जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिकल 15 का अधिकार है, 16 का अधिकार है, 19 का अधिकार है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल ओनली केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल ये भारतीय नागरिक को क्या है, ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसका मतलब जो अन्य फंडामेंटल राइट है वो भारतीय नागरिक को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, चाहे वो 21 हो। ठीक है, राइट, समझे। तो अब ये कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि भारत का तो नागरिक नहीं है, भारत में रह रहा है और किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। भाई धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में आता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में आता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है क्योंकि छह टाइप की स्वतंत्रता है, और कानून के समक्ष समानता 14 में है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि आर्टिकल 19 यहाँ पर है, इसका मतलब ये अधिकार नहीं होगा, जबकि 25 का अधिकार उसको प्राप्त है, 21 का अधिकार प्राप्त है, 14 का अधिकार प्राप्त है। तो कुल मिलाकर ये केवल 5 आर्टिकल हैं जो केवल ओनली केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अन्य जितने भी फंडामेंटल राइट है भारतीय और गैर भारतीय दोनों को प्राप्त है। इसका मतलब आंसर ये हुआ। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा लॉजिकल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन की लेंथ को यहाँ बढ़ा दिया है। 71 बीपीएससी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि जो फंडामेंटल राइट है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे आर्टिकल 19 का अधिकार है या हम 21 की भी बात करें तो फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। उन पर कहीं ना कहीं संसद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन वो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है अगर वो औचित्यपूर्ण नहीं है यानी कि युक्ति युक्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब तुम देखो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। यही तो पूछा है कि सामान्य जन के हित सुरक्षित हो, यानी कि युक्त जो निर्बंधन है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामान्य हित के खिलाफ हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो सामान्य जन का हित सुरक्षित हो। ठीक है, सामाजिक मूल्य व सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, ये भी ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखना, हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए हैं, क्लियर, लेकिन अमेरिका के फंडामेंटल राइट में और हमारे फंडामेंटल राइट में कहीं तो अंतर होगा, अंतर है। और वो अंतर क्या है कि जब हम अमेरिका के फंडामेंटल राइट को देखते हैं तो उसका झुकाव जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरफ ज्यादा है, और जबकि आप भारत के फंडामेंटल राइट देखो तो व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों के मध्य का सामंजस्य दिखाई देता है। ठीक, और यही कारण है कि अमेरिका के संविधान में वहाँ जो फंडामेंटल राइट है उतना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जितना हमारे देश में है। क्यों? क्योंकि भारत अपने आप में एक विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जरूरी भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा है, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों के बीच में एक बैलेंस अपनाया गया है। ठीक है, और जब भी तो ये पॉइंट है तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन तो बन गया, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि सामाजिक हित को तो बढ़ावा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मिनर्वा मिल्स केस आया था, और जब ये जो मिनर्वा मिल्स केस आया था, और ये कब आया, 1980 का केस आया, और इस केस में क्या बोला गया था कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों का सामंजस्य संविधान का मूल ढांचा है, यही बात तो बोली थी। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के साथ जुड़ा है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये पूरक है। ओके, क्लियर है। तो ये तो गलत है, नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, और नजरअंदाज करोगे तो इसका मतलब मिनर्वा मिल्स केस तो फेल हो जाएगा।
भाई फिर तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का जो सामंजस्य है, जो कि मूल ढांचा माना गया, उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो अब बात आती है सामूहिक हित बेहतर नहीं है। भाई सामूहिक हित की तो बात हमारा फंडामेंटल राइट खुद करता है, क्योंकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों का क्या है, संतुलन है। हमारे फंडामेंटल राइट का नेचर तो यही है, और यही कारण है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा क्यों हैं, वो इसी वजह से है। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में इतने ज्यादा नहीं है। वहां पर हेट ऑफ स्पीच है, वहां पर अगर कोई मामला जो है अश्लीलता का है, इन दो मामलों को छोड़कर वहां रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मुख्यतः देखो, हमारे यहाँ जो आपने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत है, वहां पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गन का अधिकार नहीं है, वहाँ गन का अधिकार है। हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि वहाँ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में गलत है। अब देखिए, क्वेश्चन लॉजिकल भी है और क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज भी है। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट करके आया होगा वो मोस्टली गलत करके आया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बना इसका, 1 और 2 सही है। इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएससी अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो अब आज की डेट में लॉजिकल भी पूछ रहा है, और वो ये जानना चाहता है कि आपके अंदर वो विश्लेषण क्षमता को भी देखना चाहता है। तो इसका मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग अपनानी होगी। ओके, अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो बीपीएससी कट ऑफ आप देखिए, कट ऑफ अगर हम देखें तो ये जनरल कैटेगरी है, और उसकी जनरल कैटेगरी का पिछली बार 88 आया। इसका मतलब आप यहां से देखिए कि इसको देखिए, यानी कि कहने का मतलब है 100 से कम है, लेकिन यहाँ 100 से ज्यादा थी। भाई पहले क्वेश्चन पेपर बड़े हल्के आते थे, अब धीरे धीरे बीपीएससी हर साल पेपर के स्टैंडर्ड को धीरे धीरे बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो यही कारण है कि आपकी जो है 90 के आसपास जो है अब मेरिट जारी है जनरल कैटेगरी की, और ये है कि अगर पेपर इस बार थोड़ा सा हार्ड बना तो ये घट के जो है 85 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि ये संभावना पूरी है कि वो कहीं ना कहीं बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को और थोड़ा बहुत लेवल को बढ़ाएगा। अब जैसे जनरल कैटेगरी में फीमेल है, उनका 71 में 78 पर गया, यानी कि आप देखोगे 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स का है, और 1/3 की मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो कट कटा के आपका 88 होना चाहिए या 78। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 80.33 है, शेड्यूल कास्ट का 72 है, शेड्यूल टाइप का 7133 है, ज्यादा अंतर नहीं है। ईबीसी 81 है और बीसी क्या है, 84 है। तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हो, तो आप अपना एक टारगेट अचीव करिए कि भाई मेरा 100 से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए लास्ट में मैं आपसे सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूं। होता क्या है कि जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं निकालते तो हमारी क्वेश्चन को पढ़ने की गति भी नहीं बढ़ पाती, और एक सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको पीटी अच्छे से निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करिए। अब जैसे लगभग आपके पास हम मान लेते हैं 50 दिन है, तो रोज एक पेपर सेट निकालो, 150 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मान लो 50 दिन है और 50 दिन में आप देखो 150 क्वेश्चन करते हो, तो आपके लगभग 750 क्वेश्चन तो कितने, लगभग 7,500 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो डेफिनेट है इसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो है सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो पहले तो आप विषयवार ये देखो कि मेरा टॉपिक कौन सा कमजोर है और मुझे किस टॉपिक पे फोकस करना है, तो इस बात पे तो आपको फोकस करना ही है। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालने हैं। उसका एक तरीका ये भी है कि आप डेली एक क्वेश्चन पेपर निकालें। ठीक है, और ये लगभग आप टारगेट ही बना के चलें कि अभी भी 50 दिन में लगभग 1000 क्वेश्चन, मतलब लगभग ये आप देखिए 7,500 है, तो 10,000 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलोगे तो इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं, और गुड लक, धन्यवाद।